हे फ्रेंड्स, मैं नेहा आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ टैक्सेशन ऑफ स्टार्टअप। मींस गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स के लिए टैक्सेशन में जो बेनिफिट्स दिए गए हैं हम उसके लिए डिस्कस करेंगे। बट बेनिफिट्स पर जाने से पहले हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्टार्टअप के बारे में कि स्टार्टअप होता क्या है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। स्टार्टअप में जो एंटिटी कवर्ड होती है वो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। स्टार्टअप के लिए प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स में जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ से नीचे का होना चाहिए और जो एंटिटीज़ है वो स्टार्टअप कंसिडर की जाएगी 10 सालों के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। स्टार्टअप के लिए जो मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि उन्हें इनोवेटिव वर्किंग में इन्वॉल्व होना पड़ेगा या फिर अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को इम्प्रूवमेंट में लाना होगा और उन्हें पोटेंशियल रखना होगा ताकि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके और वेल्थ को क्रिएट कर सके। अगर कोई एंटिटी एग्जिस्टिंग बिजनेस से रिकंस्ट्रक्ट होकर नया बिजनेस बनती है तो वो स्टार्टअप कंसीडर नहीं होगा, या फिर स्प्लिट अप होती है तो भी स्टार्टअप कंसीडर नहीं होगा। अगर कोई बिजनेस अपने पुराने बिजनेस से प्लांट और मशीनरी को ट्रांसफ़र करता है नए बिजनेस में तो वो भी स्टार्टअप में कंसीडर नहीं होगा। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टैक्सेशन बेनिफिट्स की ओर, जिसमें सबसे पहले आता है सेक्शन 80 IAC कॉरपोरेट टैक्स हॉलीडे। इस स्कीम में सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ही कवर्ड होती है और ये प्रोवाइड करती है टैक्स हॉलीडे फॉर 3 consecutive फाइनेंशियल ईयर्स आउट ऑफ इट्स फर्स्ट 10 years ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मीन्स स्टार्टअप के 10 सालों में से 3 साल के लिए टैक्स से 100% के लिए एग्जम्प्ट कर देती है और जो 3 साल जो कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स है वो असेसी अपने आप से खुद चूज़ कर सकता है। और इसमें जो 100% की डिडक्शन दी गई है वो दी गई है PGBP पर, जो वो अपने स्टार्टअप के बिजनेस से गेन करेगा। एंड इस स्कीम में टर्नओवर लिमिट भी है, वो है 25 करोड़ रुपए की। और अगर 1 साल के बाद टर्नओवर जो है 25 करोड़ से एक्सीड कर जाती है तो ये डिडक्शन नहीं दी जाएगी। और इसमें सबसे पहले जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है वो सेट ऑफ किए जाएंगे, फिर उसके बाद हम 80 IAC की डिडक्शन क्लेम कर सकेंगे। और इसमें जो अदर इनकम है वो एलिजिबल नहीं है इस रिलीफ के लिए। नाउ अब हमारा नेक्स्ट बेनिफिट जो है वो है सेक्शन 56 to 7B रिलीफ फ्रॉम एंजल टैक्स। ये सेक्शन कहता है अगर कोई स्टार्टअप अपनी फेयर मार्केट वैल्यू से एक्सेस अमाउंट रेज करता है तो वो डीम टू बी इनकम मानी जाएगी फ्रॉम द अदर सोर्सेज और वो टैक्स्ड होती है 30% पर, बट ये एग्जम्प्ट हो गई है इस सेक्शन में। ये एग्जम्पशन लेने के लिए उन्हें एक सेल्फ डिक्लेरेशन साइन करना होगा DPIIT में। तो जो डिपार्टमेंट है वो ट्रांसमिट कर देगा इस डिक्लेरेशन को CBDT पर सो दैट उन्हें एग्जम्पशन सर्टिफिकेट अवेल हो सके, इशू हो सके। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये होना चाहिए कि एंटिटी है वो स्टार्टअप ही होनी चाहिए और एग्रीगेट अमाउंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम आफ्टर द प्रपोज इशू ऑफ शेयर एक्सीड नहीं करनी चाहिए 25 करोड़ से। नाउ हम अब अपनी नेक्स्ट सेक्शन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट बेनिफिट जो है सेक्शन 54 GB कैपिटल गेन एग्जम्पशन। ये एग्जम्पशन इंडिविजुअल और HUF को दी जाएगी। रेजिडेंशियल हाउस और प्लॉट के सेल होने पर जो कैपिटल गेन अराइज होता है उस कैपिटल गेन को एग्जम्प्ट किया गया है इस सेक्शन में। इफ दैट अमाउंट is invested in equity shares of an eligible startup for purchase of a specified assets
मीन्स अगर किसी स्पेसिफाइड एसेट्स को खरीदने में या फिर उसको परचेज करने में या फिर इन्वेस्ट करने में यूज़ किया गया हो। कंपनी को विद इन 1 ईयर ऑफ डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन परचेज करना होगा न्यू एसेट को। अगर कंपनी परचेज नहीं कर पाती है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ITR, उन्हें डिपॉजिट करवाना होगा उस अमाउंट को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। अगर फिर भी वो डिपॉजिट को यूटिलाइज नहीं कर पाए तो वो फिर टैक्सेबल हो जाएगा SSA के हैंड में, मींस इंडिविजुअल और HUF के हैंड्स पर। और अगर एसेट्स या फिर शेयर्स ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं विद इन 5 ईयर्स और 3 ईयर्स इन केस ऑफ कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर, तो एग्जम्पशंस विड्रॉल कर दी। अब हम अपनी नेक्स्ट बेनिफिट पर बढ़ते हैं, वो है सेक्शन 54EE, इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड फंड। ये सेक्शन बोलता है कि अगर आपका 50 लाख से कम कैपिटल गेन अराइज हुआ है बिकॉज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और उसे इन्वेस्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू नोटिफाइड फंड में, तो वो एग्जम्प्ट माना जाएगा। इन्वेस्टमेंट विद इन 6 मंथ होनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो 3 साल के लिए लॉक हो जाएगी। और अगर लोन लिया है अगेंस्ट द सिक्योरिटी, देन वो डीम टू बी ट्रांसफ़र मानी जाएगी। हमारा नेक्स्ट बेनिफिट है सेक्शन 79, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस डिस्पाइट सब्सटेंशियल चेंज इन ऑनरशिप। इस सेक्शन में जो मेन खास बात जो है वो है चेंज ऑफ शेयर होल्डिंग। मीन्स इसमें शेयर होल्डर्स का शेयर होल्डिंग का चेंज होना ज़रूरी है। इसमें 51% जो है वो वोटिंग पावर का वो सेम पर्सन के पास रहना चाहिए ऑन द डे लास्ट डे ऑफ ईयर और ईयर ऑफ लॉस ऑन द लास्ट डे ऑफ ईयर व्हेन द लॉस इज सेट ऑफ। और ये उन एंटिटीज़ पर एलिजिबल है जो स्टार्टअप ATIAC की डिडक्शन नहीं लेते हैं। बट जो स्टार्टअप है उसमें शेयर होल्डर्स सेम रहेंगे बट शेयर होल्डिंग उनकी चेंज पाएगी। और इसके लिए जो मेन एलिजिबिलिटी है वो लॉस इनकर्ड होना चाहिए विद इन 7 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सेक्शन 79 किस किस पर एप्लीकेबल नहीं होता? इफ़ देर इज़ अ नो चेंज आइदर इन शेयर होल्डिंग और शेयर होल्डर, देन नॉर्मल प्रोविजन कैन बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ विल अप्लाई। और अगर चेंजेस डेथ या फिर गिफ्ट रिलेटिव को देने से हुआ है तो सेक्शन 79 अप्लाई नहीं होगा। नाउ हमारा नेक्स्ट बेनिफिट है सेक्शन 72(6) एंड 192(1)(c) ESOP टैक्सेशन। ESOP मीन्स एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान। इसमें एम्प्लॉयज़ को राइट देता है शेयर्स परचेज करने के लिए प्री डिटरमाइंड प्राइस पर। और जो शेयर्स अलॉट किए जाएंगे तो उसमें जो फेयर मार्केट वैल्यू और अलॉटमेंट प्राइस के बीच का डिफरेंस होगा वो टैक्सेबल होता है सैलरी के अंदर। और जब एम्प्लॉय सेल करता है उसी शेयर को तो फेयर मार्केट वैल्यू और सेल प्राइस के बीच के डिफरेंस को कैपिटल गेन में कंसिडर किया जाएगा। बट फाइनेंस एक्ट 20 ने ये रिलैक्सेशन दे दी है कि 192(1)(c) को इंट्रोड्यूस करके ESOP के टैक्सेशन पर उन्हें रिलैक्सेशन दी गई है। मींस जो स्टार्टअप एलिजिबल है सेक्शन 80 IAC के लिए और रिस्पॉन्सिबल होते हैं एनी इनकम जो प्रिक्विजिट नेचर के हैं जो स्पेसिफाइड किए गए हैं सेक्शन 172(6) के अंदर टुवर्ड्स द वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर्स जो अलॉट किए गए थे और जो ट्रांसफर्ड किए गए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर कंसेशनल रेट पर, तो वो टैक्स डिडक्टेड होते हैं विद इन 40 days ऑफ द अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट 48
मंथ्स एक्सपायर्ड होने के बाद, फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ सच स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, फ्रॉम द डेट ऑफ द टैक्स पेयर ceases to be an employee of such startup, whichever is the earliest। हमारा आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू। मार्केट वैल्यू से एक्सेस अमाउंट रेज करता है तो वो डीम टू बी इनकम मानी जाएगी फ्रॉम द अदर सोर्सेज, और वो टैक्स्ड होती है 30% पर, बट ये एग्जम्प्ट हो गई है इस सेक्शन में। ये एग्जम्पशन लेने के लिए उन्हें एक सेल्फ डिक्लेरेशन साइन करना होगा DPIIT में। तो जो डिपार्टमेंट है वो ट्रांसमिट कर देगा इस डिक्लेरेशन को CBDT पर, सो दैट उन्हें एग्जम्पशन सर्टिफिकेट अवेल हो सके, इशू हो सके। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये होना चाहिए कि एंटिटी है वो स्टार्टअप ही होनी चाहिए, और एग्रीगेट अमाउंट of paid up share capital और share premium after the proposed issue of share exceed नहीं करनी चाहिए 25 करोड़ से। नाउ हम अब अपने नेक्स्ट सेक्शन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट बेनिफिट जो है सेक्शन 54GB कैपिटल गेन एग्जम्पशन। ये एग्जम्पशन इंडिविजुअल और HUF को दी जाएगी। रेजिडेंशियल हाउस और प्लॉट के सेल होने पर जो कैपिटल गेन अराइज होता है उस कैपिटल गेन को एग्जम्प्ट किया गया है इस सेक्शन में। इफ दैट अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन इक्विटी शेयर्स ऑफ एन एलिजिबल स्टार्टअप फॉर परचेज ऑफ अ स्पेसिफाइड एसेट्स, मीन्स अगर किसी स्पेसिफाइड एसेट्स को खरीदने में या फिर उसको परचेज करने में या फिर इन्वेस्ट करने में यूज किया गया हो। कंपनी को विद इन 1 ईयर ऑफ डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन परचेज करना होगा न्यू एसेट को। अगर कंपनी परचेज नहीं कर पाती है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ITR, उन्हें डिपॉजिट करवाना होगा उस अमाउंट को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। अगर फिर भी वो डिपॉजिट को यूटिलाइज नहीं कर पाए तो वो फिर टैक्सेबल हो जाएगा SSA के हैंड में, मीन्स इंडिविजुअल और HUF के हैंड्स पर। और अगर एसेट्स या फिर शेयर्स ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं विद इन 5 ईयर्स और 3 ईयर्स इन केस ऑफ कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर, तो एग्जम्पशंस विड्रॉल कर दी जाएगी।